बात है 5वीं सदी की, जब भारत में गुप्त वंश का राज था। इस समय को इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इस वक्त विज्ञान, गणित, शिक्षा और कला सब कुछ बहुत आगे था। उसी समय गुप्त साम्राज्य के राजा थे कुमारगुप्त प्रथम। कहा जाता है कि उन्होंने 5वीं सदी में बिहार में राजगीर के पास एक विशाल मठ बनवाया, जो आगे चलकर बना दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। ये जगह पहले एक आम का बगीचा हुआ करती थी, जिसको कुछ व्यापारियों ने भगवान बुद्ध को दान किया था। लेकिन कुमारगुप्त ने इसी जगह को ऐसे ज्ञान केंद्र के रूप में बदलने की नींव रखी, जहां दूर दूर के देशों से विद्यार्थी पढ़ने आ सके। अब सवाल यह है कि इसका नाम नालंदा ही क्यों पड़ा। ऐसा माना जाता है कि नालंदा नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा, जिसका मतलब होता है कि ऐसा ज्ञानदान जिसकी कोई सीमा ना हो। और सच कहें तो नालंदा का इतिहास जानकर लगता है कि इसका नाम बिल्कुल सही रखा गया था। इसके बाद गुप्त शासकों ने इसे लगातार विकसित किया। स्कंदगुप्त के समय इसमें और इमारतें जोड़ी गईं, बुद्धगुप्त के समय में नए मठ बने और बालादित्य ने इसमें मंदिर और संरचनाओं का निर्माण करवाया। 7वीं सदी में आए राजा हर्षवर्धन और उन्होंने नालंदा के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने इसकी ताकत को और बढ़ा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने नालंदा को सैकड़ों गांव का दान किया, ताकि यहाँ पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को रोजाना भोजन और जरूरत की चीजें मिल सके। और फिर आया पाल वंश का दौर। यह वही समय था जब नालंदा अपने चरम पर पहुंच गया था। इस दौर में नालंदा सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान ज्ञान केंद्रों में से एक बन चुका था और इसकी ख्याति दुनिया भर में फैल चुकी थी। अब बात करते हैं नालंदा के परिसर की। नालंदा का परिसर इतना विशाल था कि आज भी लगभग 23 हेक्टेयर पर इसके खंडहर फैले हुए हैं। सोचिए, इतने बड़े क्षेत्र में कभी एक ज्ञान का पूरा शहर बसता था। इस परिसर में 11 मठ थे, जो दक्षिण से उत्तर तक एक सीधी पंक्ति में बने हुए थे। इसके अलावा यहाँ 14 मंदिर, कई अलग अलग प्रांगण, ध्यान कक्ष, व्याख्यान कक्ष और सुंदर झीलें भी बनी हुई थी। यहाँ सब कुछ लाल ईंटों से बना हुआ था। हर मठ आमतौर पर 2 मंजिला होता था और बीच में एक खुला आंगन होता था। उसी आंगन में चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने होते थे, जहाँ विद्यार्थी रहते थे। हर कमरे में पत्थर की एक चारपाई होती थी, दिए रखने के लिए जगह होती थी और साधारण लेकिन व्यवस्थित जीवन जीने के लिए पूरी सुविधा होती थी। कहा जाता है कि सुबह की पहली घंटी से पूरा परिसर जाग उठता था। सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ परिसर के तालाबों में स्नान करते थे और फिर शुरू होता था पढ़ाई का असली दौर। दिन भर अध्ययन, व्याख्यान और तर्क वितर्क की ऐसी बहसें होती थी कि नालंदा की दीवारें भी शायद ज्ञान से भर जाती थी। लेकिन नालंदा की असली पहचान था इसका विशाल पुस्तकालय धर्मगंज। धर्मगंज का मतलब है सत्य का पर्वत या ज्ञान का भंडार। यह पुस्तकालय इतना विशाल था कि यह सिर्फ एक इमारत में नहीं बल्कि 3 भवनों में बटा हुआ था और हर भवन का अपना अलग नाम था। पहली इमारत थी रत्न सागर, यानी रत्नों का सागर। कहा जाता है कि ये सबसे ऊंची इमारत थी और कुछ विवरणों में तो ये भी कहा गया है कि यह 9 मंजिला ऊंची थी। सोचिए, उस दौर में 9 मंजिला इमारत, और इसी में सबसे दुर्लभ और पवित्र ग्रंथ रखे जाते थे। दूसरी इमारत थी रत्नोदधि, यानी रत्नों का महासागर, जिसमें दर्शन और धार्मिक ग्रंथों का विशाल संग्रह था। और तीसरी थी रत्नरंजक, यानी रत्नों से सजी हुई, जिसमें विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों की किताबें रखी रहती थी। कहा जाता है कि नालंदा के पुस्तकालय में लगभग 90 लाख पांडुलिपियां रखी थी, संस्कृत में, पाली में और कई अन्य भाषाओं में, वो भी हर विषय में। बौद्ध धर्म, वेद, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र, सब कुछ। और सबसे खास बात है कि यहाँ विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके पांडुलिपियों की नकल भी करते रहते थे, ताकि ज्ञान कभी खत्म ना हो। अगर आज का इंटरनेट दुनिया को जोड़ता है तो हम कह सकते हैं कि उस समय में नालंदा का यह पुस्तकालय धर्मगंज उस जमाने का गूगल था, जहां से ज्ञान की किरणें पूरी एशिया में फैलती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी शानदार यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर प्रवेश लेना भी उतना ही मुश्किल होगा।
बिल्कुल सही। नालंदा में प्रवेश पाना आज के आईआईटी में प्रवेश पाने से भी ज्यादा कठिन माना जाता था। कहा जाता है कि द्वार पर ही विद्वान बैठते थे और आने वाले छात्रों की परीक्षा लेते थे। और ये परीक्षा किसी लिखित पेपर जैसी नहीं होती थी। आपको उनसे बहस करनी होती थी, दर्शन पर, तर्कशास्त्र पर, व्याकरण पर। अगर वो प्रभावित नहीं हुए तो बस धन्यवाद और फिर से कोशिश करिएगा, और अगर वो प्रभावित हो गए तो स्वागत है आपका नालंदा विश्वविद्यालय में। कहा जाता है कि इस परीक्षा में लगभग 20 से 30% विद्यार्थी ही चयनित हो पाते थे, यानी हर 10 में सिर्फ 2 या 3। लेकिन अगर एक बार आपको यहाँ प्रवेश मिल गया तो यहाँ सब कुछ मुफ्त होता था, पढ़ाई भी, रहना भी और खाना भी। कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था योग्यता पर आधारित थी, पैसों का कोई चक्कर नहीं था। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नालंदा में सिर्फ बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। हाँ, धार्मिक अध्ययन में महायान बौद्ध धर्म, हीनयान के विभिन्न संप्रदाय, योगाचर दर्शन, माध्यमक दर्शन और वज्रयान जैसी परंपराएं पढ़ाई जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ धर्मनिरपेक्ष विषय भी उतनी ही गंभीरता से पढ़ाए जाते थे। गणित में अंक गणित, बीज गणित, खगोल विज्ञान में तारों और ग्रहों की गति का ज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद, तर्कशास्त्र में हेतु विद्या, ये सब कुछ पढ़ाया जाता था, जो बहस और विचार विमर्श के लिए बेहद जरूरी था। इसके अलावा व्याकरण में संस्कृत और पाली का भी गहन अध्ययन कराया जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, दर्शन शास्त्र में बौद्ध विचारों के अलावा गैर बौद्ध दर्शन भी पढ़ाए जाते थे। कहा जाता है कि यहाँ कानून, नगर नियोजन और केमिस्ट्री जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। सोचिए उस वक्त कितना विशाल और मॉडर्न सिलेबस था कि आज के विश्वविद्यालय भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि नालंदा में कौन कौन पढ़ते थे। यहाँ पढ़ने वाले कुछ नाम तो ऐसे हैं जो इतिहास के सबसे बड़े विद्वानों में गिने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट की, भारत के महानतम गणितज्ञों में से एक, जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने गणित में शून्य और दशमलव पद्धति के उपयोग को लोकप्रिय किया। उन्होंने पाई का मान लगभग 3.1416 के करीब बताया। ग्रहों की गति पर भी काम किया और उन्होंने गणना की ऐसी पद्धतियां दी जो सदियों तक रही। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यभट्ट का संबंध नालंदा से भी रहा होगा, क्योंकि उस दौर में नालंदा और पाटलिपुत्र ज्ञान के बड़े केंद्र थे। फिर आते हैं नागार्जुन, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े स्तंभों में से एक, माध्यमक दर्शन के प्रवर्तक। शून्यता यानी एम्प्टीनेस की जो गहरी अवधारणा पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, उसकी जड़ें नागार्जुन से जुड़ी मानी जाती हैं। और अब बात करते हैं नालंदा के सबसे प्रसिद्ध आचार्यों में से एक, शीलभद्र की। जब चीनी यात्री हेनसांग नालंदा पहुंचे, तब शीलभद्र ही नालंदा के प्रमुख आचार्य माने जाते थे। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी और फिर भी वो रोज विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इतना ही नहीं, शीलभद्र को नालंदा के ग्रंथों और दर्शन में इतनी महारत हासिल थी कि हेनसांग तक उनके ज्ञान से हैरान रह गए। ये तो सिर्फ कुछ नाम है, नालंदा के विद्वानों की सूची तो बहुत लंबी है। धर्मकीर्ति, वसुबंधु, असंग, चंद्रकीर्ति और ऐसे अनगिनत महान आचार्य, जिनकी रचनाएं आज भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। अब सवाल यह आता है कि यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी कहाँ से आते थे। नालंदा सिर्फ भारत का विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि उस समय की सबसे बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी थी। यहाँ चीन, कोरिया, जापान से सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ तिब्बत से भी विद्यार्थी आते थे और वापस लौटकर तिब्बती बौद्ध धर्म को आकार देते थे। इसके अलावा यहाँ श्रीलंका, इंडोनेशिया, मंगोलिया और मध्य एशिया से भी लोग पढ़ने आते थे। कुछ विवरणों में तो फारस जैसे क्षेत्रों से भी विद्यार्थियों के आने का उल्लेख है। मतलब साफ है कि नालंदा वो जगह थी जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे और फिर वापस लौटकर उस ज्ञान का प्रसार करते थे। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी की, हेनसांग। वो चीनी बौद्ध विद्यार्थी जिसकी कहानी सच में किसी फिल्म से कम नहीं है। कहा जाता है कि 629 ईस्वी में हेनसांग चीन से भारत आने के लिए निकल पड़ते हैं। चीनी सम्राट ने उन्हें यहाँ आने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त विदेश यात्राएं खतरनाक मानी जाती थी।
लेकिन ह्वेनसांग का लक्ष्य साफ था, उन्हें भारत आना था और नालंदा में पढ़ना था। रेशम मार्ग से रेगिस्तान को पार करते हुए, बर्फीले पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए, कई सालों के कठिन परिश्रम और यात्रा के बाद आखिरकार 637 ईस्वी में वो नालंदा पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते ही जैसे उनका जीवन ही बदल गया। भारत में उन्होंने करीब 15 साल बिताए। यहाँ उन्होंने शीलभद्र जैसे महान आचार्य से शिक्षा ली और कई विषयों के साथ साथ योगाचार दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण और बौद्ध ग्रंथों का भी ज्ञान लिया। और धीरे धीरे ह्वेनसांग खुद शिक्षक बन गए और वो भी नालंदा में। इसके बाद सम्मान के रूप में उन्हें एक भारतीय नाम दिया गया, मोक्षदेव। कहा जाता है कि इसके बाद जब वो चीन वापस गए तो अपने साथ लगभग 657 बौद्ध ग्रंथ ले गए और इसके बाद उन्होंने इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया। आज चीन में और पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म का जो रूप हमें दिखाई देता है, उसमें ह्वेनसांग की मेहनत की छाप साफ नजर आती है। इसके अलावा उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण करते हुए एक किताब भी लिखी, पश्चिमी क्षेत्रों के अभिलेख, और यही किताब आज नालंदा के इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर ह्वेनसांग ने ये सब नहीं लिखा होता तो आज हमारे पास नालंदा का इतना विस्तृत इतिहास शायद नहीं होता। अब आता है कहानी का सबसे दुखद हिस्सा। 1193 ईस्वी की बात है। उस वक्त उत्तर भारत में तुर्की आक्रमणकारी आ रहे थे और उनमें से एक था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये व्यक्ति कौन था? अफगानिस्तान के खिलजी कबीले का एक सेनापति, छोटा सा, साधारण दिखने वाला, लेकिन बहुत क्रूर। पहले वो मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल होने गया था, लेकिन शायद उसके कमजोर शरीर के कारण उसे मना कर दिया गया। इसके बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन एक सैन्य कमांडर बनने में कामयाब हो गया। उसे पूर्वी भारत यानी बिहार और बंगाल को जीतने का काम दिया गया और फिर उसकी नजर पड़ी नालंदा पर। इसके बाद खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ नालंदा पर आक्रमण कर दिया। ये हमला इतना अचानक था कि इसने नालंदा के शिक्षकों और विद्यार्थियों को संभलने का समय तक नहीं दिया, क्योंकि वो शांत प्रिय लोग थे, कोई योद्धा नहीं। फारसी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में लिखते हैं कि हजारों निहत्थे बौद्ध विद्यार्थियों का नरसंहार कर दिया गया और कुछ को तो जिंदा ही जला दिया गया। मठों को पूरी तरह लूट लिया गया और ज्ञान की इस पवित्र नगरी में खून की नदियां बह गईं। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी अभी बाकी थी। अब खिलजी ने नालंदा की शान, यहाँ के पुस्तकालय धर्मगंज को आग लगवा दी। 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों सालों का ज्ञान देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। आपको पता है कि यह पुस्तकालय कितने दिन तक जला? पूरे 3 महीनों तक लगातार। एक साक्षी ने लिखा कि नालंदा के ऊपर हफ्तों तक धुएं के काले बादल छाए रहे। इसके बाद जो थोड़े बहुत विद्यार्थी बच गए वो पुस्तकों को लेकर अपने अपने देश चले गए। इस तबाही के बाद नालंदा भारत में तो खत्म हो गई, लेकिन इसकी ज्ञान परंपरा पूरी दुनिया में फैल गई। इन बचे हुए विद्यार्थियों ने जहाँ जहाँ शरण ली, वहाँ उन्होंने नालंदा की ज्ञान परंपरा और शिक्षा को आगे बढ़ाया। इस बात पर कई बार दलाई लामा भी कहते हैं कि तिब्बती बौद्ध धर्म की जड़ें नालंदा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन भारत में नालंदा धीरे धीरे एक खंडहर बन गई। मिट्टी, घास और समय सबने उसे ढक लिया। कई सदियों तक लोगों ने नालंदा को लगभग भुला दिया था और वो बख्तियार खिलजी, उसका अंत भी अच्छा नहीं हुआ। कहा जाता है कि नालंदा को तबाह करने के बाद वो अपने नए मंसूबों के साथ तिब्बत की ओर बढ़ा, लेकिन वहां उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और जब वो बीमार और हारा हुआ वापस लौटने लगा तो उसके ही अपने एक व्यक्ति अली मर्दान खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश सर्वेक्षक भारत के पुरातात्विक स्थलों को देख रहे थे और इसी दौरान 1811 में फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन ने इस स्थल का दौरा किया। वहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें कुछ बुद्ध और हिंदू मूर्तियां दिखाई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी और आर्कियोलॉजिस्ट इन जगहों को जोड़ने लगे प्राचीन चीनी यात्रियों के लेखों से। फिर 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम, जो आगे चलकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक माने गए, उन्होंने इस स्थान का व्यवस्थित अध्ययन और दस्तावेजीकरण शुरू किया और जैसे जैसे खुदाई होने लगी, दुनिया के सामने आने लगा नालंदा विश्वविद्यालय का भूला बिसरा वैभव।
लेकिन असली जादू हुआ 21वीं सदी में। 2006 में भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बिहार की विधानसभा में एक प्रेरक विचार रखा कि क्यों ना नालंदा को फिर से जीवित किया जाए, एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में। और उनका यह विचार सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी एशिया को बहुत पसंद आया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से जुड़े देशों चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया सभी ने इस पहल का समर्थन किया और चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने इस परियोजना के लिए $1 मिलियन का सहयोग भी दिया। फिर आया 2010 जब भारत की संसद में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था और आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ गया। 1 सितंबर 2014 करीब 800 साल बाद नालंदा ने फिर से अपने दरवाजे खोल दिए। पहले सिर्फ 15 विद्यार्थी थे और 2 स्कूल थे, ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे 455 एकड़ में एक विशाल परिसर तैयार किया गया, एक ऐसा परिसर जिसको पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया। यहाँ सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, हरियाली और टिकाऊ डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ तक कि इसे नेट जीरो जैसे आधुनिक विचारों के साथ विकसित किया गया ताकि ये विश्वविद्यालय प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ सके। 100 एकड़ में जल निकाय है, प्लास्टिक मुक्त परिसर है, सौर ऊर्जा से चलता है और प्राचीन नालंदा डिजाइन को आधुनिक डिजाइन से मिलाया गया है। और फिर 19 जून 2026 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। नालंदा की कहानी सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, यह कहानी है ज्ञान की अमर शक्ति की। आप इमारतें गिरा सकते हैं, आप किताबें जला सकते हैं, लेकिन आप विचारों को कभी नहीं मिटा सकते। ये कहानी है धार्मिक सहिष्णुता की, क्योंकि यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि और मतों के लोग पढ़ते थे, सीखते थे और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे। ये कहानी है उस विरासत की जो राख में तो दब गई लेकिन खत्म कभी नहीं हुई।